जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। दिनांक है 26 नवंबर और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले जानते हैं न्यूज़ ओवरव्यू। सबसे पहले आज हमारा आर्टिकल है जिसमें हम देखेंगे भारत का उस व्यवस्था में विश्वास नहीं जहां कुछ देश दूसरों से श्रेष्ठ। आईपीआरडी 2022 की यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर जो चल रही है रीजनल डायलॉग, इस पर यहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है। फिर हम चर्चा करेंगे आईपीआरडी के बारे में, आईपीआरडी क्या है और 2022 का जो इसका डायलॉग चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल है महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर उद्धव ने एकनाथ शिंदे को घेरा। ये हमारा अगला आर्टिकल होगा। यहाँ पर जो महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद है हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। अंतर्राज्यीय संबंध सरकार की नीतियां और पहल के ऊपर यहाँ पर हम इस पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र और सीमा का जो विवाद चल रहा है, जैसे कि हमने कल चर्चा की थी असम और मेघालय के बीच में, इस प्रकार आज हम महाराष्ट्र और के ऊपर चर्चा करेंगे कर्नाटक के बीच। बाद हम जानेंगे एलटीसीजी के तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है वित्त मंत्रालय। यहाँ पर थोड़ा जानेंगे एलटीसीजी के टैक्स कौन से होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। ये हमारे जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल है वो है कांग्रेस विधायकों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी। इसमें हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, और जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। संशोधन निवारण अधिनियम को इसमें हम देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर पीएमएलए के उद्देश्य वगैरह यहाँ पर जानने की इसमें कोशिश करेंगे। तो ये आज हमारा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आज हम मैप में उत्तराखंड देखेंगे। उत्तराखंड के नेशनल पार्क, यहाँ के जो मेजर टाउन है और टूरिस्ट प्लेसेस है इसको हम देखेंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे इसके मैप को। रिलीफ मैप यहाँ पर उत्तराखंड का आप यहाँ पर दिखा रखा है आपको ऊंचाई के हिसाब से, यहाँ पर कितनी ऊंचाई जाते वक्त यहाँ पर बढ़ती जा रही है। फिर यहाँ पर भाबर, तेराई और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इसका मैप है, इसको हम थोड़ा और देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। पहले हमारे आर्टिकल से पहले हम यहाँ देखते हैं लचित बुरफुकन की। यहाँ पर नई दिल्ली बुधवार को महान योद्धा लचित बुरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मृति चिन्ह उपकर एक तलवार यहाँ पर स्वरूप एक तलवार भेंट की गई। यहाँ पर आपको लचित बुरफुकन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बहुत चर्चा में है क्योंकि इनकी 400वीं जयंती है। यहाँ पर ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए लचित बुरफुकन के बारे में जरूर पढ़िएगा। ये असम के यहाँ पर अहोम जो साम्राज्य था, कमांडर थे, तो यहाँ पर इनकी जो स्मृति है यहाँ पर ये जो इनके बारे में वो महत्वपूर्ण हो जाता है और इनके बारे में जरूर पढ़िएगा आप। तो और इनको जो है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पर इनको शिवाजी और महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। ये भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। उसके बाद हमारा आर्टिकल है भारत का उस व्यवस्था में विश्वास नहीं जहाँ कुछ देश दूसरों से श्रेष्ठ। यहाँ पर जो है यहाँ आयोजित हो रही है दिल्ली में जो यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है आईपीआरडी 2022 में शुक्रवार को यहाँ पर संबोधन किया था रक्षा मंत्री ने। में उन्होंने कहा कि आईपीआरडी 2022 में उन्होंने कहा कि भारत एक व्यवस्था में विश्वास नहीं करता जहाँ कुछ लोग दूसरों को से श्रेष्ठ माना जाता है। भारत के कार्य को मानव समानता और गरिमा के सार द्वारा निर्देशित किया जाता है जो हमारे प्राचीन लोकाचार और की मजबूत नैतिक नींव का हिस्सा है। भारतीय नौसेना का शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है आईपीआरडी का चौथा संस्करण बुधवार को यहाँ शुरू हुआ। आईपीआरडी विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहता है और क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा देना चाहता है। तो ये जाना हमने कुछ बारे में और जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो आईपीआरडी दोस्तों यहाँ पर जो सेना का यहाँ पर शीर्ष स्तर का अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है और इस किस द्वारा आयोजित किया जाता है तो राष्ट्रीय समुद्री जो फाउंडेशन यानी कि नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन है एनएमएफ, उसके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जाता है। एनएमएफ 2005 में स्थापित किया गया था और यह देश का एकमात्र समुद्री थिंक टैंक है जो भारत के समुद्री हितों में संबंधित गतिविधियों के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है और सभी समुद्री मामलों पर स्वतंत्र मूल और नीति प्रासंगिक अनुसंधान के संचालन के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण प्राप्त किया है। यह था एनएमएफ के बारे में कि एनएमएफ 2005 में स्थापित किया गया था और ये आईपीआरडी इसी के द्वारा यहाँ पर आयोजित होता है, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन है उसके द्वारा। उद्देश्य उसका देखा जाए तो यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने और हिंद प्रशांत के लिए प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। 2022 का विषय क्या है तो हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन यानी कि आईपीओआई, और आप देख सकते हैं आईपीओआई इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, यहाँ पर इसका 2022 की थीम विषय है।
इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी आईपीओआई क्या है, तो इसको देखा जाए तो हिंद प्रशांत महासागर पहल आईपीओआई को 2019 में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी ईएएस में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किया गया था। यह क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक व्यापक और समावेशी निर्माण है जो 7 परस्पर जुड़े फोक या स्तंभों पर केंद्रित है। पहले स्तंभ जो है स्तंभ है और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है यहाँ पर, समुद्री पारिस्थितिकी को, तीसरा समुद्री संसाधन, चौथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण करना और प्रबंधन करना उसका, पांचवा यहाँ पर स्तंभ है इसका व्यापार कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन को बढ़ावा, छठे में यहाँ पर क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण, और सातवां विज्ञान प्रौद्योगिकी और अकादमिक सहयोग है। ये यहाँ पर इसके कुछ 7 स्तंभ है तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये था कुछ आईपीओआई के बारे में हमने जाना। दोस्तों ये 23 नवंबर से 25 नवंबर तक यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। शुरुआत 2018 से थी, तो 2018 के बाद फिर 2019 में इसका आयोजन किया गया था। 2019 में ऑनलाइन किया गया था क्योंकि कैंसिल हो गया था ये, क्योंकि कोविड-19 का आउटब्रेक हो गया था। उसके अलावा 2021 में इसको ऑनलाइन मोड में चलाया गया था। इसके अलावा इसका हम जो विषय देखा उसके बाद इसकी जो थीम है, मेन थीम यहाँ पर आईपीआरडी 2022 की आप देख सकते हैं, ऑपरेशनलाइजिंग आईपीओआई, यानी कि जो इन्होंने इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव यहाँ पर बनाया था उसको यहाँ पर ऑपरेशनलाइजिंग करने के लिए इसकी थी यहाँ पर आईपीआरडी 2022 की ऑपरेशनलाइजिंग आईपीओआई रखी गई है। ये यहाँ पर हमने जाना आईपीआरडी के बारे में। पढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला आर्टिकल है दोस्तों, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर उद्धव एक नाथ शिंदे को घेरा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर यहाँ पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के बयानों के बाद यहाँ पर ये बातें सामने आई है। बोम्मई ने यहाँ पर कुछ दिन पहले भी कि महाराष्ट्र के सांगली जिले के करीब 40 गांव कर्नाटक में शामिल किए जाने का प्रस्ताव पास कर चुके हैं, ऐसा बयान दिया था। कारण यहाँ पर ये समस्या आ रही है। कर्नाटक के बेलगावी यहाँ पर आप देख सकते हैं जिले सहित कई गांवों पर महाराष्ट्र भी अपना दावा ठोकता है। तो यहाँ पर इनके गाँवों के दावों को लेकर यहाँ पर चर्चा में है और ये पहले से चला आ रहा है। कल हमने यहाँ पर चर्चा की थी असम और मेघालय को लेकर सीमा विवाद पर, और आज यहाँ पर उसको महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर ही सामने आ रहा है। देखते हैं महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद क्या है। जीएस पेपर पूछ जुड़ा हुआ है, अंतर्राज्यीय सरकार की नीतियां और पहल। विवादित क्षेत्रों पर दावा करने वाले दोनों राज्यों के नेताओं के साथ कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद तेज हो गया है। समाचार पर अधिक जानकारी क्या है इसके बारे में, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने हाल में दावा किया था कि वर्तमान में महाराष्ट्र में सांगली की जट तहसील के गांव कर्नाटक का हिस्सा थे। जवाब में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि कालावार चन्नी और बेलगाम पर कोर्ट में कानूनी ढांचे के भीतर दावा किया जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये महाराष्ट्र और कर्नाटक और उसके बीच यहाँ पर बेलगावी यहाँ पर या फिर बेलगांव भी यहाँ पर इसको लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है। विवाद की ऐतिहासिक तो विवाद की जड़ें स्वतंत्र पूर्व युग में है, जब वर्तमान कर्नाटक के कई हिस्से बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। यानी तो आप मुंबई, यहाँ पर मुंबई था और बॉम्बे उसको कहते थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसी का हिस्सा था पहले यहाँ पर कर्नाटक के कई हिस्से। वर्तमान में यहाँ पर कर्नाटक के जिले जैसे जैसे कि विजयपुरा, बेलगांव, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ में महत्वपूर्ण मराठी भाषी भी थे। और राज्य पुनर्गठन के दौरान यहाँ पर बेलगाम नगर पालिका ने मुख्य रूप से मराठी भाषी आबादी के कारण प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में शामिल करने का अनुरोध किया भी था। 1950 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था उसमें बेलगांव और बम्बई राज्य के 10 तालुकों को तत्कालिक मैसूर राज्य का नाम बदलकर 1970 कर्नाटक कर दिया गया था को दिया गया था। यानी कि 56 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम बेलगांव और बम्बई के राज्य के 10 तालुकों यानी तहसीलों ब्लॉक को यहाँ पर मैसूर राज्य में शामिल किया गया था। मानदंड क्या था इसका, तो आयोग ने सीमाओं का सीमांकन करते हुए 50% से अधिक कन्नड़ भाषी आबादी वाले तालुकों को शामिल किया था। यानी कि जहाँ पर 50% से अधिक कन्नड़ भाषी उन तालुकों को यहाँ पर मैसूर में शामिल किया था। पक्ष क्या कहता है, इस कदम के विरोधियों ने कहा है कि 1956 में मराठी भाषियों की संख्या क्षेत्रों में कन्नड़ भाषियों से अधिक थी, यहाँ पर इसीलिए विवाद चला आ रहा है क्योंकि वो उसको गलत मानते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम देखते हैं 1950 का, तो हमने ऊपर देखा ये तो हमारा बैकग्राउंड था जो भी क्या क्या यहाँ समस्या कारण से विवाद सामने आया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का देखें दोस्तों, यहाँ पर फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों को यहाँ पर भारत में 16 राज्यों को और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की सिफारिश की थी। पहले वर्ष यहाँ पर पहले उपस्थित थे जितने भी राज्य यहाँ भारत में पहले थे, यहाँ पर 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में गठित करने की सिफारिश यहाँ पर की थी। और इसी रिपोर्ट के
आधार पर केंद्र सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करके देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था। जो यहाँ पर रिपोर्ट आई थी उसी को यहाँ पर 1956 में फिर केंद्र सरकार ने इसको यहाँ पर अमल में किया था। जबकि राज्यों के निर्माण के लिए भाषा मुख्य मानदंड थी, अन्य मानदंड जैसे विशिष्ट और प्रशासनिक सहजता पर भी विचार किया गया था। उसी के बाद यहाँ पर महाजन आयोग भी आया था, इसको हम देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सीमा सीमांकन पर फिर से विचार करने की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सीमा विवाद को देखने के लिए 1960 एमसी महाजन आयोग की स्थापना की गई थी, ताकि महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक का सीमा क्या रही उसको हम यहाँ पर सुलझा सक सकते। यहाँ पर महाजन आयोग ने 1961 की जनगणना का उपयोग किया, जिसके अनुसार बेलगांव शहर चारों ओर से कन्नड़ भाषी क्षेत्रों से घिरा हुआ था। यहाँ पर इसी में महाजन आयोग की सिफारिश आई थी। आयोग ने कहा था कि बेलगांव कर्नाटक का हिस्सा बना रहेगा। गट्टा, अक्कलकोट और शोलापुर सहित लगभग 247 गांवों का स्थानों को कर्नाटक को दिया जाना था। नंदगढ़, मनी और खानापुरा सहित लगभग 264 गांव स्थानों को महाराष्ट्र को प्रदान किया जाना था। महाराष्ट्र ने महाजन आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और एक और समीक्षा की मांग की, जबकि कर्नाटक ने रिपोर्ट का स्वागत किया और इसके कार्यान्वयन की मांग की। यहाँ पर ये कुछ तो जाना किस प्रकार से क्या क्या हो रहा था। उसके बाद भी यहाँ पर कुछ घटनाक्रम हुए थे, उसको हम देखें तो हाल के घटनाक्रम में महाराष्ट्र सरकार ने 2004 में संविधान के अनुच्छेद 131 डी के तहत सीमा विवाद के समाधान के लिए न्यायालय का रुख किया था। यहाँ पर जो महाराष्ट्र सरकार ने महाजन आयोग की सिफारिश नहीं मानी और उसके बाद 2004 में यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत यहाँ पर सीमा विवाद के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय कोर्ट का फिर से यहाँ पर रुख किया था। तो राज्य ने प्रत्येक गांव में भाषाई आबादी के आधार पर कर्नाटक से 814 गांवों पर दावा किया है, यानी कि भाषाई आधार पर यहाँ पर जो कर्नाटक के 814 गांव है उन्हें महाराष्ट्र में यहाँ पर करने की बात इसमें 131 क्या कहता है। अगर इसको देखें हम तो संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी विवाद में मूल क्षेत्राधिकार होगा। यहाँ पर एक पहला है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या फिर दूसरे भारत सरकार और एक तरफ किसी राज्य या राज्यों के बीच और एक या अधिक से राज्यों के बीच। इसी में यहाँ पर होगा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, यानी कि इन तीनों केसेस में यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी विवाद में मूल क्षेत्राधिकार होगा। यहाँ पर जो कर्नाटक और यहाँ पर जो महाराष्ट्र का मामला था, यहाँ पर सी वाले ऑप्शन से आ रहा था कि यहाँ पर दो राज्यों के बीच में यह मामला था। हालांकि इसमें देखा जाए तो क्षेत्राधिकार किसी भी संधि, समझौते, संविदा और या अन्य समान उपकरण से उत्पन्न होने वाले विवाद तक विस्तारित नहीं होगा, जो कि संविधान के प्रारंभ से पहले दर्ज या निष्पादित किया गया है, या जो प्रावधान करता है कि क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद तक विस्तारित नहीं होगा। ये जो था हमने देखा आर्टिकल 131, जिसमें हमने जाना महाराष्ट्र और यहाँ पर कर्नाटक का सीमा विवाद क्या है, आर्टिकल 131 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1950 के बारे में जाना। फजल अली आयोग जिसको कहते हैं 1953 में गठित हुआ था। और यहाँ पर महाजन आयोग के बारे में जाना, यह भी सीमा की जुड़ा हुआ था महाराष्ट्र कर्नाटक में। यहाँ पर दोस्तों समझना होगा हमें कि जो जो मामले यहाँ पर आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है कि हमारी क्षेत्र है, यहाँ पर हम हमारा क्षेत्र है और हम इसमें आते हैं। यहाँ पर एक आइडेंटिटी से जुड़े हुए यहाँ पर ये मामले हैं जो कि लोगों के पहचान है उससे जुड़े हुए हैं कि हम क्या है, हमारा क्षेत्र है ये और हमारे यहाँ पर पूर्वज वगैरह जो भी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इन सीमा विवादों को सुलझाने में यहाँ पर समस्या आ रही है सरकार को। ये था यहाँ पर कुछ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर यहाँ पर जो बैकग्राउंड हमने जानने की कोशिश की पूरी कि क्या यहाँ पर समस्या आ रही है। उसके बाद तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। आज आर्टिकल में हम दोस्तों यहाँ पर एडिटोरियल में आज हम देखते हैं क्या एडिटोरियल पढ़ने के आज यहाँ पर हो सकते हैं। तो एडिटोरियल में आप देखेंगे यहाँ पर तो जलवायु परिवर्तन पर बदले नजरिया यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। जलवायु परिवर्तन पर बदले नजरिया। उसके अलावा आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ती आत्मनिर्भरता, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर ये दो आर्टिकल यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पढ़िएगा। तो जलवायु परिवर्तन पर बदले नजरिया और अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ती आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण आर्टिकल है। के बाद अगला आर्टिकल है वो हम देखेंगे एलटीसी को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है वित्त मंत्रालय। यहाँ पर वित्त मंत्रालय यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो एलटीसी टैक्स के स्ट्रक्चर की तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है।
एक अधिकार ने यहाँ पर शुक्रवार को कहा कि इसके लिए समान परिसंपत्ति वर्गों के बीच समानता लाने और सूचकांक लाभ की गणना के लिए आधार वर्ष में संशोधन की तैयारी है। अभी एक वर्ष से अधिक समय तक रखे गए शेयरों पर 10% कर लगता है, यानी कि अभी तक जो इसमें जो कर लगाने का क्राइटेरिया यहाँ पर जो एक वर्ष से अधिक जब समय तक जो रखे गए शेयर है उन पर 10% से अधिक यहाँ पर कर लगता है। और अचल संपत्ति और 2 साल से अधिक समय के लिए रखे गए गैर सूचीबद्ध शेयरों और 3 साल से अधिक समय तक रखे गए डेट इंस्ट्रूमेंट और आभूषणों की बिक्री पर 20% कैपिटल गेन टैक्स लगता है। राजस्व विभाग अब लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ का गणना के लिए कर दरों के साथ ही इन्हें रखे जाने की अवधि को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है की घोषणा आगामी बजट के लिए किए जाने की संभावना है। तो ये यहाँ पर एक कुछ सी बात थी। जानते हैं जो भी कैपिटल गेन टैक्स क्या होते हैं, जीएस पेपर 30 से जुड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं। यहाँ पर एनी प्रॉफिट और गेन दैट अराइजेस फ्रॉम द सेल्स ऑफ द कैपिटल एसेट्स इज ए कैपिटल गेन, यानी कैपिटल गेन क्या होता है यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि जो प्रॉफिट या कुछ भी यहाँ पर लाभ होता है उससे जो अराइज होता है यहाँ पर जो उसको बेचने से यहाँ पर उसी को हम यहाँ पर कैपिटल एसेट यानी कि यहाँ पर संपत्ति की जो इसे हमें होता है फायदा उसको हम यहाँ पर पूंजीगत लाभ कहते हैं। और दिस गेन और प्रॉफिट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकम, और जो ये गेन या फिर प्रॉफिट होता है इसको हम यहाँ पर किस कैटेगरी के अंदर लाते हैं, आय की कैटेगरी के अंदर ये आता है। हेंस द कैपिटल गेन टैक्स will be required to be paid for that amount in the year in which the transfer of the capital assets takes place. This is called the capital gain tax, which can be both short term और long term. यहाँ पर मैंने इसको आपके लिए हिंदी में कर दिया है, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसलिए उस राशि के लिए पूंजीगत लाभ का भुगतान उस वर्ष में करना होगा जिसमें भूमि जो पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण होता है। और इस कैपिटल गेन जो गेन टैक्स है यहाँ पर कहा जाता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। यहाँ पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर और यह 1 साल से अधिक समय से रखी गई संपत्तियों की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर लगने वाला शुल्क है। टैक्स ब्रैकेट के आधार पर यहाँ पर ये दरें इसकी 0% से 15% या 20% तक हो सकती है। ये दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर इसी को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और उसके अलावा होता है अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर, यह 1 वर्ष या उससे कम के लिए रखी गई संपत्ति होती है उन पर लागू होता है और सामान्य आय के रूप में कर लगाया जाता है। पूंजीगत लाभ को पूंजीगत नुकसान को कम किया जाता है। ये तब होता है जब कर योग्य संपत्ति को खरीद मूल्य से कम पर बेच जाता है। किसी भी पूंजीगत नुकसान को छोड़कर पूंजीगत लाभ की कुल राशि को शुद्ध पूंजीगत लाभ के रूप में जाना जाता है। पूंजीगत लाभ कर केवल तभी शुरू होता है जब कोई संपत्ति बेची जाती है या वसूली की जाती है। हर साल यहाँ पर हर साल जो टैक्स जो बढ़ोतरी होती है स्टॉक शेयरों को पूंजीगत लाभ के लिए कर नहीं लगाया जाएगा, यानी कि जिन स्टॉकों में हर साल यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है उनमें यहाँ पर जो स्टॉक शेयरों को यहाँ पर पूंजीगत लाभ के लिए यहाँ पर उनमें कर नहीं लगाया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा है। और जब तक कि उन्हें बेचा नहीं जाता, यानी कि जब तक उन्हें बेचा नहीं जाएगा तब तक उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर पूंजीगत संपत्तियाँ उनको देखें तो भूमि, भवन, घर की संपत्ति, वाहन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड अधिकार, मशीनरी और आभूषण पूंजीगत संपत्ति के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से किसी भारतीय कंपनी में या उससे संबंध में अधिकार होना शामिल है। इसमें जो प्रबंधन या नियंत्रण या किसी अन्य कानूनी अधिकार के अधिकार भी शामिल हैं। रियलाइज्ड गेन क्या होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर यानी कि अनुमानित जो यहाँ पर रहता है अनुमानित लाभ, तो यह मूल खरीद मूल्य से अधिक कीमत पर एक संपत्ति बेचने से उत्पन्न होता है। यह तब होता है जब एक संपत्ति को उस स्तर पर बेचा जाता है जो इसकी पुस्तक मूल्य लागत से अधिक होता है। तो यहाँ पर देखा जाए जबकि एक संपत्ति को लागत से कहीं अधिक स्तर पर बैलेंस शीट पर ले जाया जा सकता है। संपत्ति को अभी भी रखे जाने के दौरान किसी भी लाभ को अवास्तविक माना जाता है क्योंकि संपत्ति को केवल उचित बाजार मूल्य पर मूल्यवान माना जा रहा है। ये था जो हमने यहाँ देखा रियलाइज लाभ क्या होता है। उसके बाद विरासत में मिली संपत्ति पर देखा जाए तो पूंजीगत लाभ विरासत में मिली संपत्ति पर लागू नहीं होता है क्योंकि कोई बिक्री नहीं होती है, केवल स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, इसलिए यहाँ पर यह नहीं होता है। आयकर अधिनियम के विशेष रूप से विरासत या वसीयत के माध्यम से उपहार के रूप में प्राप्त संपत्ति है। हालांकि अगर संपत्ति विरासत में मिला व्यक्ति इसे बेचने पर फैसला करता है तो पूंजीगत लाभ कर लागू होगा। ये हमने देखा पूंजीगत लाभ कर के बारे में, दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर और किस प्रकार यहाँ पर ये लगता है, इसकी दरें क्या है, ये हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की।
ये था हमारा व्यक्तिगत लाभ कर, तो ये हमने देखा एलटीसीजी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो है कांग्रेस विधायकों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी। इसमें हमारे लिए ये जरूर आर्टिकल महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर जो ये मेन है हमारे लिए वो है मनी लॉन्ड्रिंग, इसलिए हम देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए हम देखते हैं। तो जो धन शोधन निवारण अधिनियम यहाँ पर 2002 में अधिनियमित किया गया था और इसे 2005 में लागू किया गया। और इस कानून का मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद में बदलने की प्रक्रिया, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग करते कहते हैं, से लड़ना है। पीएमएलए के उद्देश्य देखे जाए तो पीएमएलए मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में काले धन के उपयोग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना, मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े अन्य प्रकार के संबंधित अपराधों को रोकने का प्रयास करना। पीएमएलए के अंतर्गत आने वाले अपराध को देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर और सबसे पहले यहाँ पर पीएमएलए के अंतर्गत जो अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है वो कौन है? यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शामिल है, जिसको हम ईडीबी कहते हैं। अंतर्गत आने वाले अपराधों को देखिए इसमें, तो इसके अधिनियम की अनुसूची के भाग ए बी सी में अपराधों का उल्लेख किया गया है। भाग ए में यहाँ पर निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराध शामिल है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराध भाग ए में आते हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है के अंतर्गत आने वाले आपराधिक जो अपराध, नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम जो है उसमें पुरावा विशेष और कला कोष अधिनियम, जो एंटीक्विट्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, ट्रेडमार्क यहाँ पर जो एक्ट है यानी ट्रेडमार्क अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कॉपीराइट अधिनियम, कॉपीराइट एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जो अपराध यहाँ पर शामिल होते हैं उनको यहाँ पर भाग ए में शामिल किया गया है। और इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले होंगे वो इसमें आएंगे। इसके अलावा भाग बी में वे अपराध शामिल है जिनका उल्लेख भाग ए में है, लेकिन वे अपराध 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य के है। यानी कि यहाँ पर जो ये अपराध है, यही अपराध अगर 1 करोड़ से अधिक मूल्य के है तो वो भाग बी में भी शामिल है। और भाग सी में ट्रांस बॉर्डर अपराध शामिल है, यानी कि बॉर्डर के जो देशों के बीच में अगर यहाँ पर कुछ अपराध हो रहा है, यानी कि इस देश से उस देश में यहाँ पर कोई अपराधी कार्य कर रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रांस बॉर्डर के रूप में भी यहाँ पर ये अपराध शामिल है। पीएमएलए के तहत दंड का प्रावधान क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जैसे कि अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति और रिकॉर्डों को आदि को जब्त कर सकते हैं। संशोधन के अपराध के लिए कम से कम 3 वर्ष का कठोर कारावास, जिस 7 वर्ष टीके बढ़ाया जा सकता है, यानी 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है। यदि धन शोधन के अपराध के साथ साथ यहाँ पर नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 से जुड़े अपराध भी शामिल हैं, तो जुर्माने के साथ 10 साल की सजा हो सकती है, यानी कि यह 10 साल तक बढ़ सकती है सजा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है अगर इसको देखा जाए, तो मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में परिवर्तित करना है। यानी कि यहाँ पर काले को सफेद करना इसमें कहते हैं, काले धन को सफेद करना इसको कह सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेशों में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियों को भी धन के मुख्य स्रोत का पता लगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जो व्यक्ति इस प्रकार के धन की हेराफेरी करता है उसे लाउंडर कहा जाता है। विदित हो कि पैसे की लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में 3 चरण शामिल होते हैं: प्लेसमेंट होता है, लेयरिंग होती है और एकीकरण होता है। यानी कि पहले चरण जो होता है उसमें जो संबंध नकदी के बाजार में आने से होता है, और इसमें जो लाउंडर है वो अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थानों जैसे कि बैंकों या अन्य प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों के नगद रूप में जमा करता है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले वो उसको जमा करता है, जो प्लेसमेंट करता है उसका। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग दूसरा चरण जो लेयरिंग है, अर्थात धन छुपाने से संबंधित होता है। इसमें लाउंडर जो है लेखक किताब यानी बुक ऑफ अकाउंटिंग में गड़बड़ी करके और अन्य संदिग्ध लेन देन करके अपनी आय को छुपा लेता है। काउंटर धनराशि को निवेशों के साधनों जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक, ट्रेवलर चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा कर देता है। यह खाता अक्सर ऐसे देश के बैंक खातों में खोला जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से लेयरिंग करते हैं, उसके बाद फिर से उसको एकीकरण करते हैं। एकीकरण मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, जिसके माध्यम से बाहर भेजा गया पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लाउंडर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। और ऐसा धन किसी कंपनी में निवेश, अचल संपत्ति खरीदने, लग्जरी सामान खरीदने
आदि के माध्यम से वापस आता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 प्रक्रिया जो हमने देखी, और ये था हमारा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुई जो भी हमने बातें यहाँ पर देखी। ये था हमारा जो हमने पूरा यहाँ पर देखा किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ये हमने इसको जानने की कोशिश की। तो हम देखते हैं आज के हमारे मैप को, उत्तराखंड का मैप दोस्तों आज हम देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के मैप को पर कहाँ पर इसके यहाँ पर नेशनल पार्क यहाँ पर मैप जगह कौन कौन सी है यहाँ पर देखते हैं। पहले देखते हैं इसकी नेशनल पार्क। तो गोविंद पाशु नेशनल पार्क यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ऊपर हिमाचल से लगते हुए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर यहाँ पर गोविंद पाशु नेशनल पार्क। यहीं से यमुना यहाँ पर आप देख सकते हैं, यमुना नदी यहाँ पर इससे होकर जा रही है, पर आप देखेंगे यमुना नदी यहाँ से गोविंद पाशु नेशनल पार्क से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि उत्तराखंड के कौन से नेशनल पार्क से यहाँ पर यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी कौन से नेशनल पार्क से होते हुए जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप गोविंद पाशु नेशनल पार्क के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे राजा जी नेशनल पार्क आएगा। तो यहाँ पर कौन सा नेशनल यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो कि उत्तर प्रदेश से लग रहा है, और जो राजा जी नेशनल पार्क आप देख सकते हैं यहाँ पर ये होगा आपको। बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर आपको यहाँ से दिख रही होगी रामगंगा नदी बहती हुई जा रही है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर यहाँ पर रामगंगा नदी किस नेशनल पार्क से होके निकल रही है। और अब इसका नाम बदल के यहाँ पर रामगंगा नेशनल पार्क भी रख दिया गया है, इसलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को अब रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क आप देख सकते हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर भी इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें से काली नदी होके जा रही है, यानी कि यहाँ से भी एक नदी का क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि ऐसे नहीं पूछा जाते पर क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर भी स्थित है, यहाँ क्या जोशीमठ वगैरह बद्रीनाथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ यहाँ पर ये ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। यहाँ पर कुर्सी में यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर भी आ जाता है। ये थे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पार्क। के अलावा आप उत्तराखंड की राजधानी यहाँ पर देख सकते हैं जो देहरादून यहाँ पर आप स्थित है, देहरादून। के अलावा मसूरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देहरादून से ऊपर मसूरी स्थित है। उसके बाद टेहरी गढ़वाल यहाँ पर डैम भी आ जाता है, टेहरी गढ़वाल वाला। इसके अलावा और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यमुनोत्री, यहाँ पर आप देखेंगे गंगोत्री, यहाँ पर भागीरथी, यहाँ पर देखेंगे तो आप नैनीताल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नैनीताल है, और ये है रानीखेत यहाँ पर आप देखेंगे। ये यहाँ पर कुछ इसके महत्वपूर्ण स्थान है उत्तराखंड में जो हमने देखे यहाँ पर नेशनल पार्क वगैरह। अगर आप यहाँ मैप में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नैनीताल में जो यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर आपको एरिया दिख रहे होंगे, ये राजा जी नेशनल पार्क वही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भादर जो भाबर क्षेत्र है, यहाँ पर देख सकते हैं तराई क्षेत्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर तराई क्षेत्र दिख रहा होगा। शिवालिक की जो यहाँ पर देख सकते हैं शिवालिक, यहाँ पर शिवालिक श्रेणी के यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और गोविंद पासु विहार यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख सकते हैं, गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर स्थित है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर दिख रहा होगा, और कुछ रेंज यहाँ पर दिख रही होगी, पंचुली रेंज यहाँ पर दिख रही होगी आपको। इसके अलावा यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर रामगंगा नेशनल पार्क इसको कहा जाता है अब। तो यहाँ पर इसके कुछ देख सकते हैं आप, दून वैली यहाँ पर स्थित है इसकी, दून वैली, केसर हिमालय और दूधाधौली रेंज भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसके अलावा ये ऊपर वाला भाग इसको देख सकते हैं आप, ग्रेट हिमालय, और यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ट्रांस हिमालय के रूप में भी इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर लेजर हिमालय यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भाबर तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, राजा जी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दून वैली, और यहाँ पर आप देख गोविंद पासु विहार। यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण हमने यहाँ पर स्थान देखे। ये था हमारा इसका उत्तराखंड का मैप, और साथ हमारा आज का न्यूज़ एनालिसिस यहीं पर खत्म होता है। हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।